हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अर्थात प्रशासनिक विधि से संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। और यह जो वीडियो है यह बिहार पीसीएसजी की प्री परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी जो परीक्षाएं हैं जैसे यूजीसी नेट है या अन्य परीक्षाएं हैं जहां भी जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिहाज से यह बेहद ही रेलेवेंट जो वीडियो होगा, आप इसको देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इसके अलावा हमारे चैनल पर बिहार पीसीएसजे, उत्तर प्रदेश पीसीएसजे जैसे अन्य जो परीक्षाएं हैं वहाँ के जो सिलेबस हैं उनसे संबंधित वीडियो एमसीक्यूज के रूप में उपलब्ध हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि सभी जो टॉपिक हैं वो कवर करें ताकि आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के संबंध में हमारे वीडियो के माध्यम से कॉन्फिडेंट हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं और पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसने प्रशासनिक विधि को इस रूप में परिभाषित किया है कि यह प्रशासन से संबंधित विधि है। यह प्रशासनिक अधिकरणों के संगठन, शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। तो ऐसी जो परिभाषा है वह सर आइवन जेनिंग्स की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक कानून एक विकासशील समाज में सत्ता के पैथोलॉजी का एक अध्ययन है। सार्वजनिक शक्ति धारकों की जवाबदेही शासन के लिए इस फार्मूलेशन का केंद्र बिंदु है। तो यह जो परिभाषा है यह पूछा गया है कि किसके द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। तो दोस्तों, यह जो प्रश्न है यह 2018 पीसीएसजे बिहार में जो है यह पूछा गया है और उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अनुसार यह जो परिभाषा है यह प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है, प्रशासनिक विधि पर प्रशासनिक संस्थाओं की शक्तियों तथा प्रक्रियाओं, खासतौर पर प्रशासनिक कार्यों के न्यायिक निरीक्षण संबंधी विधि है। यह जो परिभाषा है प्रशासनिक विधि की किसने दिया था? तो ऐसी परिभाषा जो है वह केसी डेविस के द्वारा दी गई थी। इसमें जो है इस परिभाषा के माध्यम से जो जेनिंग्स की परिभाषा है, जिसमें जेनिंग्स ने जो परिभाषा दिया था प्रशासनिक विधि का कि यह प्रशासन से संबंधित विधि है और यह प्रशासनिक अधिकरणों के संगठन, शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। तो इसी परिभाषा में जो है सुधार करते हुए परिभाषा दी कि प्रशासनिक विधि प्रशासनिक संस्थाओं की शक्तियों तथा प्रक्रियाओं, खासतौर पर प्रशासनिक कार्यों के न्यायिक निरीक्षण से संबंधित विधि है। तो इस प्रकार से यह जो परिभाषा है वह डेविस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक विधि को विधिशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में विशेषकर भारत में किस शताब्दी के दौरान मान्यता मिली है? तो प्रशासनिक विधि को विधिशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में इसे मान्यता मिली है भारत में 20वीं शताब्दी के दौरान। नेक्स्ट है, किस मामले में मुख्य न्यायाधीश रे ने कहा था कि संविधान कानून का नियम है और कोई भी संविधान में कानून के शासन से ऊपर नहीं हो सकता है? तो यह जो निर्णय है वह एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला अर्थात एसके शुक्ला का केस था। इसी मामले में मुख्य न्यायाधीश जो उस समय रे महोदय थे उन्होंने कहा कि संविधान जो है कानून का नियम है और कोई भी संविधान में कानून के शासन से ऊपर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधि कानून पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि इसका उचित ढंग से प्रयोग किया जा सके। तो प्रतिनिधि कानून का नियंत्रण क्या है? तो प्रतिनिधि कानून पर जो नियंत्रण होता है वह संसदीय होता है, प्रक्रियात्मक होता है, न्यायिक होता है। तो यह जो है सभी प्रकार के ये तीनों जो है उपरोक्त सभी जो है यह प्रतिनिधित्व कानून पर नियंत्रण के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक विधि के तहत जो सशर्त विधायन है इसका क्या अर्थ है या इसके संदर्भ में कौन सी बात इसमें सही है? तो पहला है, अधीनस्थ विधान के रूप में भी इसे जाना जाता है और अधीनस्थ अधिकारी कानून बनाते समय अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह जो कथन है वह सही नहीं है क्योंकि यह जो है जो प्रत्यायोजित विधान है उसका भाग है सशर्त विधायन और इसे जो है सापेक्ष विधान के रूप में भी जाना जाता है। और इसमें जो विधानमंडल है कोई भी नियम बनाने की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती क्योंकि नियम बनाने की शक्ति उसमें जो है निहित नहीं होती है। इसका अर्थ यह है कि ऐसा जो नियम है जो कि विधानमंडल को स्वयं बनाना है या जिसके संबंध में नियम बनाने के लिए विधानमंडल के पास कोई शक्ति नहीं है, तो वह ऐसे शक्ति को पर जो है ऐसे शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी विषय पर विधि बनाने के लिए उसको डेलीगेट नहीं कर सकती। यही जो है सशर्त विधायन का एक नियम है। नेक्स्ट है, प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित कानून है। यह संस्था, शक्ति और प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्यों का निर्धारण करता है। तो यह जो परिभाषा है आइवर जेनिंग्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक विधि का संबंध संरचना पर नहीं बल्कि
कार्यों पर बल देते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों के संचालन तथा नियंत्रण से है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यह जो परिभाषा है यह किसकी है, तो ऐसी परिभाषा वेड के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है विधि का शासन का क्या अर्थ है, तो विधि का शासन का तात्पर्य है कि विधि की भावना की व्यापकता और मनमानेपन से बचना, इसे ही विधि का शासन कहा जाता है। नेक्स्ट है डायसी के अनुसार विधि के शासन के अर्थ की चर्चा निम्नलिखित में से किसके अंतर की जा सकती है, तो डायसी के अनुसार कानून के शासन के अर्थ की चर्चा ये इस तरह से की जा सकती है जैसे कि विधि के समक्ष समानता, इसे ही जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समाहित किया गया है। और अनुच्छेद 14 के अंतर्गत पूछा जाता है कि कौन से सिद्धांत को अपनाया गया है, तो विधि का शासन जो है वह उसके अंतर्गत अपनाया गया है। नेक्स्ट है पूर्वाग्रह निर्धारित करने के लिए परीक्षण का क्या नाम है, तो पूर्वाग्रह निर्धारित करने के लिए जो परीक्षण होता है उसे उचित संभावना परीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट है संवैधानिक और प्रशासनिक कानून के बीच में समानता बताइए, तो इसमें जो है समानता ये है कि पहला देखते हैं कि दोनों संवैधानिक और प्रशासनिक कानून हैं, तो यह सही नहीं है। दोनों संवैधानिक और प्रशासनिक कानून राज्य के उच्चतम मापदंडों को भी नियमित करते हैं, तो यह भी सही नहीं है। तीसरी बात है कि दोनों संवैधानिक और प्रशासनिक कानून संगठन और सुप्त सरकारों के कार्यों से संबंधित है, तो ये भी नहीं सही है। तो इसमें चौथा विकल्प सही है कि दोनों ही जो संवैधानिक और प्रशासनिक कानून है वह सार्वजनिक कानून है, तो ये जो है सही है कि ये पब्लिक लॉ है। नेक्स्ट है अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में केसी डेविस ने विधि के शासन के कई अर्थ दिए हैं, तो इसमें से कौन सा पूछा है कि सही है, तो इनकी जो पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो इसमें इन्होंने जो विधि का शासन का अर्थ बताया है उसके अनुसार जो कानून के निश्चित नियम हैं और विवेक का इसमें बहिष्कार किया जाता है। तो इस प्रकार से ए और बी ये दोनों ही सही हैं कि विधि के शासन के अंतर्गत जो कानून के निश्चित नियम हैं वह शामिल किए जाते हैं और उसमें जो न्यायाधीश के विवेक का होता है उस विवेक का बहिष्कार किया जाता है और जो विधि है उसी को ही वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रशासनिक कार्यवाहियों पर भी लागू होते हैं, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है एक क्रैपक बनाम भारत संघ का। इसी में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं वह न केवल न्यायिक कार्यवाहियों पर बल्कि प्रशासनिक कार्यवाहियों पर भी यह लागू होते हैं। तो जो है इसको अगर आप देखेंगे तो नेचुरल जस्टिस का जो रूल है वह न्यायिक कार्य, अर्ध न्यायिक अर्थात जो कॉसी लॉ है इस पर, उसके अलावा प्रशासनिक पर, इन सभी जो है कार्यों पर जो है नेचुरल जस्टिस का नियम लागू होता है। नेक्स्ट है प्रशासनिक कार्यवाही की समीक्षा करते समय न्यायालय का कर्तव्य खुद के सवाल पर सीमित रखना है, तो न्यायिक समीक्षा के क्या आधार हैं, तो न्यायिक समीक्षा के आधार हैं कि कानून की एक त्रुटि या अपनी शक्तियों का अतिक्रमण अगर होता है तो वहाँ पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। दूसरी बात है कि प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन किया जाता है या बिना किसी कारण के अगर कोई निर्णय दिया जाता है तो वहाँ पर भी जो है वह न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो इस प्रकार से इन दोनों ही आधारों पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट है राज्य के संविधात्मक दायित्वों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक अनुबंध को वैध बनाने के क्रम में जिसमें सरकार एक पार्टी के रूप में है, निम्न में से किस शर्त को पूरा किया जाना चाहिए। तो अगर जो है राज्य का संविधात्मक दायित्व है तो वहाँ पर उसको जो है उत्तरदायी बनाने के लिए अर्थात सरकार को एक पार्टी के रूप में जो है बनाए जाने के लिए वहाँ पे जो शर्तें पूरी की जानी हैं तो उसके अंतर्गत यह साबित करना होगा कि किया गया जो अनुबंध है वह राष्ट्रपति या सरकार की ओर से क्रियान्वित होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या सरकार की तरफ से कार्य करता है और उसके द्वारा कोई चूक होती है तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार को जो है एक पार्टी के रूप में बनाया जाएगा और उसको उत्तरदायित्व जो है प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विधि का मूल स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर प्रशासनिक विधि के मूल स्रोत के अंतर्गत रूढ़ि नहीं आती हैं। इसके अलावा जो है ये विधायन आते हैं, प्रत्यायोजित विधायन। इसके अलावा जो संविधान है
परिनियम है, अध्यादेश है, न्यायिक निर्णय है, समितियों और आयोगों के प्रतिवेदन हैं, ये सभी जो है प्रशासनिक विधि के स्रोत के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसमें रूढ़ या प्रथाएं जो है नहीं आती हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत को विकसित किया गया है। तो यहाँ पर प्रशासनिक कार्यों के नियंत्रण के लिए जो सिद्धांत विकसित किए गए हैं उसमें है प्रॉमिसरी इस्टॉपल, अर्थात यह जो है वचनात्मक विबंध जिसे कहा जाता है, और न्यायिक उम्मीदों का सिद्धांत। उसके अलावा शक्ति पृथक्करण, न्यायिक सक्रियता और विधि के शासन का सिद्धांत। इन सिद्धांतों के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए और बी ये दोनों ही विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है, प्रशासनिक कानून के तहत दस्तावेज या जानकारी पर रोक लगाने के लिए विशेषाधिकार निम्न में से किस धारा के अंतर्गत अधिनियमित है। तो यहाँ पर धारा से तात्पर्य इंडियन एविडेंस एक्ट की जो धारा है उसके किस धारा के अंतर्गत प्रशासनिक कानून के तहत जो दस्तावेज हैं या जो लोक जानकारी है या पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं उनको जो है पब्लिक नहीं किया जाएगा या उनको जो है विशेषीकृत सूचना के अंतर्गत इसमें रखा गया है, तो वह धारा 123 है। तो नेक्स्ट जो है प्रत्यायोजित विधान अर्थात जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, इससे संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे संबंध में जो है कई बार अधिक प्रश्न इसी से पूछ लिए जाते हैं। जो प्रशासनिक विधि के अंतर्गत जितने प्रश्न बनते हैं तो ज़्यादातर प्रश्न जो है प्रत्यायोजित विधान और नेचुरल जस्टिस से पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस पे जो है कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो पहला है प्रत्यायोजित विधान होता है तो यह किस प्रकार का होता है। तो प्रत्यायोजित विधान से तात्पर्य है कि जब जो है जो विधायिका है वह अपनी व्यस्तता के कारण या अपनी जो विशेषज्ञता के कारण जो है किसी विषय पर विधि नहीं बना सकती है या उसको समझने में उसको असमर्थता है, तो ऐसी स्थिति में जो विधानमंडल है वह जो प्रशासनिक या अन्य अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको जो है विषय को हस्तांतरित कर दिया जाता है कि वह उस विषय पर विधि बनाएं। तो यह जो कार्य होता है वह कार्यपालिका विधान अर्थात जो विधानमंडल है उसी के द्वारा यह जो है प्रत्यायोजन या डेलीगेशन किया जाता है। अब इसके संबंध में कुछ बहुत महत्वपूर्ण केस हैं, वो कई बार केवल केस पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो केस है प्रत्यायोजित विधान से संबंधित है। तो इसमें फील्ड बनाम क्लार्क का है, कार्टर बनाम कार्टर है, पनामा ऑयल रिफाइनरी कंपनी बनाम रेयान का केस है, सेचर पोल्ट्री कॉरपोरेशन बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका है, और री देहली लॉज एक्ट का केस है बसंत लाल मगन भाई का। तो इसमें से सेचर पोल्ट्री कॉरपोरेशन और री देहली लॉज का जो केस है ये कई बार जो है केवल यही केस पूछ लिए जाते हैं कि यह केस किस से संबंधित है, तो यहाँ पर इसको जानना जरूरी है। इसके अलावा एक चीज़ और भी ज़रूरी है कि यह डोनोगमोर कमेटी पूछ लेता है कि यह किस विषय पर बनाई गई थी। डोनोगमोर कमेटी या डोनोगमोर समिति, तो यह जो है किससे संबंधित है यह पूछा जाता है। तो यह प्रशासन जो है प्रत्यायोजित विधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक विधि के स्रोत में कौन शामिल नहीं है। तो प्रशासनिक विधि के जो स्रोत हैं वह न्यायिक निर्णय है, अध्यादेश भी आते हैं इसमें, प्रत्यायोजित विधान भी हैं, लेकिन वाद रिपोर्टर जो है यह प्रशासनिक विधि के स्रोत के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण का कौन सा साधन नहीं है। तो जब कोई विधि बनाने की शक्ति जो अधीनस्थ अधिकारियों को दी जाती है तो उसे ही प्रत्यायोजित विधान किया जाता है, लेकिन ऐसी जो शक्ति होती है या ऐसा जो डेलीगेशन होता है वह एब्सोल्यूट नहीं होता है, बल्कि उस पर कुछ नियंत्रण लगाए जाते हैं। तो नियंत्रण जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। इसको ध्यान रखना जरूरी है कि 3 ही प्रकार के नियंत्रण हैं जो कि प्रत्यायोजित विधान को जो है नियंत्रित करते हैं। तो इसमें से पहला है प्रक्रियात्मक नियंत्रण, दूसरा है संसदीय नियंत्रण और तीसरा है न्यायिक नियंत्रण। तो यह 3 जो है प्रकार हैं नियंत्रण के, इसके माध्यम से जो है डेलीगेशन जो है उसको नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें से हम देखते हैं कि न्यायिक है, संसदात्मक है और मंत्रिपरिषद का जिसे प्रक्रियात्मक कहा जाता ये है, लेकिन प्रभावशाली पक्षों के से जो विचार विमर्श करके इस पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट है प्रभाव के आधार पर प्रत्यायोजित विधान
कितने प्रकार का होते हैं। तो प्रभाव के आधार पर प्रत्यायोजित विधान जो है यह सामान्यतया तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसे जो है 4 प्रकार का माना जाता है। तो 4 प्रकार का ये है, इसको हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो पहला है सामान्य प्रत्यायोजन, दूसरा है असामान्य प्रत्यायोजन, और इसमें तीसरा है हेनरी 8वां जो है प्रकार का प्रत्यायोजन, और चौथा है न्यायिक पुनर्विलोकन का अपवर्जन करने वाला प्रत्यायोजन। तो यह 4 प्रकार जो हैं इसको ध्यान में रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्यायोजित विधान संविधान बनने की अवधि के पश्चात भी तय हो सकता है। यह जो है कथन किस केस में दिया गया था, या ऐसा निर्णय जो है किस केस में दिया गया था। तो इसके संदर्भ में इनरी दिल्ली लाज का केस है। इसी केस में निर्णय देते हुए ये कहा गया कि भारत में प्रत्यायोजित विधान संविधान बनने की अवधि के पश्चात भी तय हो सकता है। नेक्स्ट है, ड्राई एडमिनिस्ट्रेटिव को क्या कहा गया है। तो ड्राई एडमिनिस्ट्रेटिव, इसे जो है विधि शासन का विरोधी कहा गया है। इसको ध्यान में रखना आवश्यक है। और यह जो है इसकी संस्थापना जो है, या इसकी स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा की गई थी। और यह जो सिद्धांत है यह फ्रांस का सिद्धांत है, ड्राई एडमिनिस्ट्रेटिव। और इसे फ्रांस के में जो है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, क्योंकि ब्रिटेन और जो फ्रांस हैं वह आपस में बहुत ही कट्टर दुश्मन थे। और यह जो सिद्धांत है वह फ्रांस का है, तो स्वाभाविक सी बात है इसे आंग्ल विधि में स्वीकार नहीं किया गया है। और इसके तहत क्या किया था नेपोलियन ने, तो उसने जो है न्यायालयों को प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने से नियंत्रित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पुस्तक के रचयिता निम्नलिखित में से कौन से थे। तो जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पुस्तक, इसके लेखक जो है प्रोफेसर रॉबसन हैं। नेक्स्ट है, प्रशासनिक विधि की वह शाखा है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित के द्वारा अधिकार के दुरुपयोग को रोकना है। तो प्रशासनिक विधि के माध्यम से प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके जो अधिकारों का दुरुपयोग है उसको रोका जाता है, उस पर निर्बंधन लगाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यायोजित विधान के प्रक्रियात्मक नियंत्रण का घटक नहीं है। तो प्रक्रियात्मक नियंत्रण के 3 घटक हैं। इसमें पूर्वकालिक प्रचार अथवा विज्ञापन आता है। जब कोई जो अधिकार है विधि बनाने का उसको डेलीगेट किया जाता है, उसको जो प्रत्यायोजित किया जाता है, तो उसी का जो है पहले विज्ञापन किया जाएगा, फिर उस विज्ञापन का जो है परामर्श किया जाता है, और ऐसे जो विधि बनाई जाएगी, डेलीगेट जो किया जा रहा है अधिकार, उसके माध्यम से जो विधि बनाई जाएगी, तो उस विधि से अगर किसी को जो है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है तो प्रभावित हितों का से यहाँ पर परामर्श भी किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो 3 हैं ये आवश्यक तत्व हैं, लेकिन न्यायिक विचार विमर्श जो है इसका आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, प्रशासनिक विधि की वह शाखा है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित के द्वारा अधिकार के दुरुपयोग को रोकना है। तो हमने देखा है कि यह ऐसी शाखा है जिसके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के जो है उनके अधिकारों को दुरुपयोग को जो है रोका जाता है। और इसके अंतर्गत जो है जेनिंग्स का कथन है, जेनिंग्स एक विद्वान हैं, तो उनका कथन यह है कि यह प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्य व शक्तियों को विनिश्चित करती है। तो नेक्स्ट है, सही उत्तर बताइए। अधीनस्थ विधान की लोकसभा समिति का गठन होता है। तो यह कितने सदस्यों से जो है अधीनस्थ जो विधान की लोकसभा समिति है वह गठित होती है। तो इसका इतिहास यह है कि इसके संदर्भ में जो है जब संविधान निर्माण किया जा रहा था तो वहाँ पर इसके संबंध में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तो इसी बात को लेके 1950 में सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह सुझाव दिया कि इस प्रकार की एक समिति बनाई जानी चाहिए, और इन्हीं की जो सुझाव पर 1953 में जो है यह एक समिति बनाई गई। और इस समिति में जो है 10 सदस्य थे, लेकिन बाद में इन सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 15 कर दिया गया है। तो वर्तमान संदर्भ में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि अधीनस्थ विधान की जो लोकसभा समिति है वह 15 सदस्यों से मिलकर बनती है।
तो यह जो कथन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कभी यह भी पूछा जा सकता है कि इस समिति का जो गठन है वह किसके सुझाव पर गठित की गई थी। तो यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो है सुझाव पर इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, ऐसे कई कानून हैं जो विधायिका से नहीं बल्कि प्रशासनिक कक्षों से आते हैं। इसे प्रतिनिधि कानून अर्थात डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है। और यह जो कानून है वह किस प्रकार के होते हैं? तो यह कानून जो है कार्यकारी कानून जो होते हैं उन कानूनों से अलग होते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्यायोजित विधान अर्थात डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की क्या कमी है? तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है अर्थात प्रत्यायोजित विधान है उसकी कमी यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला विकल्प देखते हैं कि लोगों के अधिकारों के घनघोर उल्लंघन के मामले में प्रत्यायोजित विधान वापस लिया जा सकता है, ज़्यादा देरी के बिना इसमें उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है। तो यह कथन जो है पूरी तरह से सही नहीं है। दूसरा कथन है देखेंगे कि यहाँ पर मूल अधिनियम के द्वारा दी गई शक्तियों के दुरुपयोग करने का अवसर है और इस तरह यह कार्यकारी अर्थात जो संसद है उसकी तुलना में अधिक शक्ति का आनंद उठा सकती है। तो इसके संदर्भ में यह दूसरा कथन जो है यह ज़्यादा बेहतर है और इसे 2016 में इस प्रश्न को बिहार PCSJ में पूछा भी गया है और इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अनुसार जो है यह बी विकल्प को सही माना गया है। और यह इसलिए भी सही है क्योंकि जब संसद के द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी और अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है अर्थात अपनी शक्तियों का जो है डेलीगेशन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वह जो मूल अधिनियम है उसके द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं और कार्यकारी अर्थात संसद के द्वारा जो उसकी शक्तियाँ हैं उसका वो आनंद उठा सकते हैं। नेक्स्ट है, उस कार्य को चुनिए जिसे प्रशासनिक नियम के तहत प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से कार्य हैं या किसको जो है प्रशासनिक विधि के तहत प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। तो कोई विधि है उसको पूर्वव्यापी अर्थात भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए उसे कोई शक्ति का जो डेलीगेशन है वह नहीं किया जा सकता है। तो यह जो है पहला विकल्प ही सही है, इसे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो मूलभूत शक्तियां हैं अर्थात अगर संसद है या विधानमंडल है कोई उसे ऐसी शक्ति प्राप्त है जिसका उपयोग केवल वही कर सकते हैं अर्थात वह उनकी मूलभूत शक्ति है, तो ऐसी मूलभूत शक्तियों का भी डेलीगेशन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में अमेरिकी न्यायालय ने प्रत्यायोजित विधान को असंवैधानिक और अवैध बताया था? तो अमेरिका के इतिहास में अभी तक केवल 3 केस ऐसे आए हैं जिसमें जो है ऐसा निर्णय दिया गया कि प्रत्यायोजित विधान को असंवैधानिक बताया गया था। केवल 3 केस थे। इसमें से पहला केस था पोल्ट्री कॉरपोरेशन बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है पनामा रिफाइनरी बनाम रेन का और तीसरा है कार्टर बनाम मैकार्टर कोल कंपनी। तो यही 3 केस अभी तक ऐसे आए हैं जिसमें प्रत्यायोजित विधान को असंवैधानिक घोषित किया गया अर्थात जो डेलीगेट किया गया अपनी पावर का उसके पावर के डेलीगेशन में जो कानून बनाया गया तो उस कानून को ही वहाँ पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो यह 3 केस हैं, यही सी 3 केस को ध्यान में रखना है, इसके अलावा को है अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो 3 केस पोल्ट्री, पनामा और कार्टर, अगर आप पहला भी शब्द याद रखेंगे तो हो सकता है वहाँ पर एक गेस लगा सकें। नेक्स्ट है, गलत उत्तर बताइए। भारत में प्रत्यायोजित विधान को निम्न आधार पर चुनौती दी जा सकती है। तो यहाँ पर गलत उत्तर पूछा गया है। तो भारत में जो है प्रत्यायोजित विधान को चुनौती दी जा सकती है कि भारत में अयुक्तियुक्तता के आधार पर प्रत्यायोजित विधान को चुनौती नहीं दी जा सकती। यही जो है विकल्प गलत है क्योंकि भारत में अगर अयुक्त आधार पर प्रत्यायोजित विधान बनाया जाता है या जो है विधान को डेलीगेट किया जाता है विधान बनाने की शक्ति को, तो उसे चुनौती दिया जा सकता है, लेकिन गलत पूछा है तो यही जो है गलत है। इसके अलावा दूसरा विकल्प देखते हैं कि यदि प्रत्यायोजित विधान में संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का अयुक्त निर्बंधन लगाया जाता है तो वहाँ पर भी उस पर जो है चुनौती दी जा सकती है। तो यह सही है। मूल अधिनियम जो असंवैधानिक है तो उसका भी डेलीगेशन नहीं किया जा सकता, तो इस पर भी जो है चुनौती दी जा सकती है। चौथा है कि जहां मूल अधिनियम तो असंवैधानिक है परंतु प्रत्यायोजित जो विधान है वह असंवैधानिक है, तो इसको भी इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है। तो अर्थात यहाँ पर जो पहला विकल्प है कि भारत में जो है अयुक्तियुक्तता के आधार पर प्रत्यायोजित विधान
को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यही जो है पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यायोजित विधान को न्यायालय में निम्न आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो वह कौन कौन से आधार हैं जिन आधारों पर प्रत्यायोजित विधान को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो इसमें से पहला है कि यदि प्रत्यायोजित विधान मूल अधिनियम के विरोध में है तो इसको चुनौती दिया जा सकता है। संविधान के विरोध में है तो इसे भी चुनौती दिया जा सकता है। अगर प्रत्यायोजित विधान के द्वारा मूल अधिनियम में विहित प्रक्रिया की अवहेलना की जाती है तो वहाँ पर भी चुनौती दी जा सकती है। लेकिन जो चौथा विकल्प है कि यदि प्रत्यायोजित विधान जनहित के विपरीत है तो इस आधार पर जो है उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट है, गलत उत्तर बताइए। प्रत्यायोजित विधान निम्न प्रकार के हैं। तो प्रत्यायोजित विधान के जो प्रकार हैं वह कठिनाई निवारण की शक्तियां हैं, ये सही है। ब्यौरा भरने की शक्तियां हैं, सशर्त विधान है। तो यह प्रत्यायोजित विधान के प्रकार हैं, लेकिन आपातकालीन विधान जैसा कोई प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, गलत उत्तर बताइए। तो प्रत्यायोजित विधान के विकास के निम्न कारण हैं। तो प्रत्यायोजित विधान का जो निर्माण किया गया है या ऐसी जो व्यवस्था की गई है वह इसलिए की गई है, तो यहाँ पर गलत उत्तर पूछा गया है। तो संसदीय समय का अभाव है, तो इस आधार पर जो है जो शक्तियाँ हैं उसको डेलीगेट किया जाता है। तकनीकी जो है विषय वस्तु की तकनीकी, अर्थात जो संसद सदस्य होते हैं अधिकतर वह राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, उन्हें किसी भी तकनीकी विषय का ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए उनको किस विषय पर विषय बनाना है, विधि बनाना है, इसका उन्हें कोई जानकारी नहीं रहती है। तो इसीलिए जो है ऐसी जो विधि है, विधि बनाने की शक्ति है, उसको डेलीगेट कर दिया जाता है। तो इसी आधार पर भी प्रत्यायोजित विधान का विकास हुआ है। लचीलेपन की आवश्यकता होती है, तो इसके आधार पर भी जो है प्रत्यायोजित विधान का विकास हुआ है। लेकिन लोकहित की मांग जो है यह गलत है और यह जो है प्रत्यायोजित विधान का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पर गलत पूछा है, तो ये डी वाला ही गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वादों में से किसमें यह कहा गया कि नैसर्गिक न्याय के नियमों का लक्ष्य है न्याय सुनिश्चित करना, या यदि नकारात्मक रूप से कहा जाए तो अन्याय को रोकना। तो ऐसा जो निर्णय है यहाँ पूछा गया है कि यह किस केस में दिया गया है। तो यह निर्णय दिया गया था मेनका गांधी बनाम भारत संघ का केस है और इसी केस में यह निर्णय दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केस में यह निर्धारित किया गया था कि जो भारत की विधायिका है वह शाही संसद की अभिकर्ता या प्रतिनिधि नहीं है। तो ऐसा निर्णय दिया गया था क्वीन बनाम बूरा है, अर्थात इसे दूसरे नाम से जाना जाता है इम्प्रेस वर्सेज ब्यूरा का केस। तो इन दोनों नामों को ध्यान रखना है। खैर ये दोनों एक ही हैं लेकिन नाम अलग अलग करके कभी पूछ लिया जाता है। तो क्वीन वर्सेज बुराह या इम्प्रेस बनाम ब्यूरा या क्वीन बनाम बूरा, इस तरह से इसे अलग अलग नामों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में अदालत प्रशासनिक कानून के तहत प्रत्यायोजित विधान की वैधता तय करती है और कुछ प्रमाण तय करती है। निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त वक्तव्य संबंधित है? तो ऐसा जो वक्तव्य है या ऐसा जो कथन है वह मूल अधिकारातीत प्रमाण, प्रक्रियात्मक अधिकारातीत प्रमाण से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रत्यायोजन में संवैधानिक बाधा रही है। तो प्रत्यायोजन में संवैधानिक जो बाधाएं रही हैं, अर्थात इसकी कुछ सीमाएं जो तय की गई हैं, कुछ बाधाएं लगाई गई हैं, तो वह भारत और अमेरिका इन दोनों जगहों पर इसे जो है बाधाएं लगाई गई हैं। नेक्स्ट है, किस सीमा तक संसद अपनी शक्ति को प्रत्यायोजित कर सकती है? तो संसद जो है अपनी शक्तियों को पूरी तरह से प्रत्यायोजन नहीं कर सकती है, बल्कि उसमें कुछ जो है लिमिटेशन लगाया गया है, कुछ सीमाएं हैं। तो सीमा क्या है कि आवश्यक जो शक्ति है उसकी, अर्थात कुछ उसे ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं जिनका उपयोग केवल संसद ही कर सकती है, उसको जो है किसी अन्य व्यक्ति को डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी जो शक्तियां हैं, आवश्यक शक्तियां, उससे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रत्यायोजित विधान हेतु विभिन्न समितियां गठित होती हैं। तो प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो अभी हमने ऊपर जैसा कि देखा है
कि ऐसी जो समितियां हैं वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सुझाव पर 1953 में जो है गठित की गई थी। और इसमें तो जब गठित की गई थी तो उस समय इसमें सदस्यों की संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में या पश्चातवर्ती अवसर पर इस सदस्य संख्या को बढ़ा करके इसे 15 कर दिया गया है। तो अब कभी भी पूछा जाता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रत्यायोजित विधान हेतु जो समितियां गठित होती हैं तो उसमें सदस्यों की संख्या 15 होगी। नेक्स्ट है, बताइए निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रत्यायोजित विधान को अविधिमान्य करार नहीं दिया जा सकता है। तो पहला विकल्प है कि सामर्थ्यकारी जो अधिकारिता है तो उसके आधार पर अगर जो है अधिनियम बनाया जाता है या कोई विधि बनाई जाती है इस डेलीगेशन के द्वारा तो उसे अल्ट्रा वायरस घोषित किया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि जब जिस संस्था को या जिस अधिकारी को डेलीगेट किया जाता है पावर को, उसके अंदर वह जो विधि बनाने की सामर्थ्य ही नहीं है तो फिर भी वह कोई जो है कानून बनाता है तो उसको अल्ट्रा वायरस घोषित किया जाता है। दूसरी बात है कि प्रत्यायोजित विधान जो है वह संविधान के अधिकारातीत है तो उसे भी अविधिमान्य करार दिया जा सकता है। तीसरा है कि प्रत्यायोजित विधान जो है वह सामर्थ्यकारी अधिनियम के अधिकारातीत है अर्थात अधिकारिता से बाहर है तो उसको भी अविधिमान्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन जो चौथा विकल्प है कि प्रत्यायोजित विधान के कुछ प्रावधानों के अधिकारातीत है तो इस आधार पर जो है उसे अविधिमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सही कथन बताइए। तो प्रत्यायोजित विधान को भूतलक्षी प्रभाव तभी दिया जा सकता है जबकि, तो प्रत्यायोजित विधान को कब जो है यहाँ पर पूछा है कि भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकता है। तो इसका जो है भूतलक्षी प्रभाव तभी दिया जा सकता है जबकि इसका जो मूल नियम है जिसके तहत जो है डेलीगेट किया गया है शक्तियों को, इसकी अनुमति देता है और इसके लिए पर्याप्त और न्यायोचित अगर कारण है तभी ही इसको जो है भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकता है। अन्यथा जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसको भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता, वो सदैव ही भविष्यलक्षी होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यायोजित विधान के नियंत्रण के लिए उपलब्ध नहीं है। तो प्रत्यायोजित विधान के जो नियंत्रण है अभी हमने देखा था कि उस पर जो है 3 प्रकार के नियंत्रण हैं। ये कौन कौन से हैं? न्यायिक नियंत्रण है, कार्यपालक या विधायी नियंत्रण है और जो प्रभावित हित हैं उन हितों से उसका परामर्श होना चाहिए। तो यह 3 प्रकार के नियंत्रण उस पर लगाए जाते हैं। लेकिन मंत्रियों की समिति के द्वारा नियंत्रण, तो ऐसे नियंत्रण के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यायोजित विधान नियंत्रित कर सकता है। तो प्रत्यायोजित विधान का नियंत्रण जो है यह विधायिका कर सकती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि नियंत्रण के जो 3 प्रकार हैं उसमें क्या क्या है, न्यायिक है, विधायी है और प्रभावी हितों से परामर्श करके। तो विधायी के अंतर्गत जो है विधायिका आती है और इसके द्वारा प्रत्यायोजित विधान का नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रत्यायोजित विधान एवं सशर्त विधान में अंतर बताने वाला वाद कौन सा है। अर्थात किस केस में सशर्त विधान और प्रत्यायोजित विधान में अंतर बताया गया है। तो ऐसा जो बहुत ही महत्वपूर्ण केस है हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ का केस है। इसी केस में प्रत्यायोजित विधान और सशर्त विधान में अंतर बताया गया था। इसके अलावा इन री दिल्ली लाज का एक्ट का जो केस है यह भी जो है प्रत्यायोजित विधान पर बहुत महत्वपूर्ण केस है और अभी आगे हम दूसरे वीडियो में इस पर देखेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया और अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों को हम हल करेंगे। आप चैनल पर बने रहने के लिए और निरंतर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि और जो वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। और हम इसमें बिहार PCSJ के जो भी सिलेबस हैं उस सिलेबस से संबंधित कंप्लीट वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे और आप चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।